प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे टेंस, और टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम प्रेजेंट टेंस की आज क्लास फर्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों जो टेंस टॉपिक है अंग्रेजी ग्रामर का, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बच्चे अक्सर उससे कतराते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें होती हैं कि टेंस हमारे समझ नहीं आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको उस भाषा में और उस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको टेंस पूरी तरह समझ में आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। और तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य या जनरल नॉलेज की जो क्लासें हैं वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। तो साथियों, टेंस के प्रेजेंट टेंस आज हम पढ़ेंगे, उसकी क्लास फर्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह समझिएगा, इसके बिना आप अंग्रेजी ग्रामर नहीं सीख सकते। टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइंस, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वो ये कहती है कि टेंस इज एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शो द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड। देखिए, आपको बताएं कि जो टेंस का मतलब होता है वो काल, ये इसका मतलब होता है काल। लेकिन कुछ लोग टेंस को समय कह देते हैं, काल को समय कह देते हैं, जबकि टेंस जो होता है या काल जो होता है वो समय नहीं होता है। जो टेंस होता है वो होता है कि एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, की क्रिया की वो फॉर्म जो ये दिखाती है कि किस समय पर कौन सा कार्य है घटित हुआ, कि किसी समय पर कोई कार्य जो है वो घटित हुआ, कोई कार्य हुआ, इसको दिखाता है टेंस। जबकि जो टाइम होता है वो केवल टाइम शो करता है। तो टेंस में और टाइम में दोनों में अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने आपको एक परिभाषा बताई जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी थी उसकी, कि टेंस इज एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब विच शो द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड, कि किसी विशेष समय पर जो कार्य घटित हुआ, कोई कार्य हुआ, वो टेंस है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि टेंस जो और टाइम होते हैं क्या होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। मैंने अभी आपको बताया कि टेंस जो काल है उसमें किसी समय पर किसी कार्य का होना घटित होता है, और जो टाइम है वो केवल समय को दिखाता है। ठीक है, तो ये टेंस और टाइम में डिफरेंस दोनों में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अपन को टेंस पढ़ते समय कुछ सामान्य बातें याद रखनी है, जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया की जो फॉर्म होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सामान्य रूप से क्रिया की 3 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म, यानी कि आधार होता है एक फॉर्म का। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब होती हैं उनकी नॉर्मली या बात करें हम तो 3 फॉर्म उसकी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बताई कि जो वर्ब की फॉर्म होती हैं। देखिए, हमने आपको यहाँ पर बात की वर्ब की फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब, कि जो वर्ब होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। जैसे मुख्य जो प्रकार हैं वो आपको बता, जैसे वीक वर्ब। अब वीक वर्ब का मतलब क्या होता है? इनके पास्ट फॉर्म के अंत में डी, ईडी या टी होता है। देखिए, ये वीक वर्ब्स कहला, यानी कि अंत में जिन फॉर्म्स के अंत में सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी, ईडी या टी होता है। जैसे सेव, ये फर्स्ट फॉर्म, सेव्ड सेकंड फॉर्म और सेव्ड थर्ड फॉर्म। देखो, इनके अंत में क्या लग रहा है? डी लग रहा है। ऐसे ही हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, इनके अंत में क्या लिख रहा है? ईडी लग रहा है। तो जिनके पास्ट फॉर्म में डी या ईडी या टी लगा होता है उनको क्या कहते हैं? हम वीक वर्ब कहते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। देखिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती हैं? जिनके सेकंड या थर्ड फॉर्म के अंत में डी, ईडी या टी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिनकी तीनों फॉर्म ही अलग अलग हैं, जैसे गिव, गेव, गिवन। अब देखिए, इसमें कहीं पर भी जो ये
सेकंड और ये थर्ड फॉर्म है, इसमें कहीं पर भी अपन को क्या नहीं मिला, डी या ईडी का प्रयोग हमने नहीं किया। इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। एक होती है दोस्तों रेगुलर वर्ब। आपको ये वीडियो कई बार आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें समझ आएंगी। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, तो जिनके सेकंड या थर्ड फॉर्म के अंत में डी या ईडी जोड़ते हैं। सेकंड या थर्ड फॉर्म के अंत में क्या जोड़ते हैं, डी या ईडी जोड़ते हैं। जैसे वेव, वेव्ड, वेव्ड। अब सेकंड और थर्ड में ईडी हमने डी जोड़ दिया। ऐसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, तो ईडी जोड़ दिया सेकंड और थर्ड में, तो इनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। अब रेगुलर के बाद इरेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं। अब इरेगुलर जो वर्ब होती हैं वो देखिए, इरेगुलर वर्ब भी 3 प्रकार की होती हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं रेगुलर वर्ब के, यानी कि इरेगुलर वर्ब जो है उसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला तो वे क्रियाएं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती हैं, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान। जैसे बेंड, बेंट, बेंट। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म ये दोनों समान है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती हैं। हम बात कर रहे हैं इरेगुलर वर्ब की। इरेगुलर वर्ब में 3 प्रकार की वर्ब हमको पढ़नी है। देखो, बेंड, बेंड, बेंट, अर्थात सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों समान। ये देखिए लैंड, 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 ये दोनों समान। सेंड, सेंड, सेंट, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान। इसके बाद दूसरा जो है उसमें क्या है कि जो तीनों फॉर्म जिनकी समान होती हैं, जैसे बैट, 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 शर्त लगाना। अब इसकी क्या है, तीनों फॉर्म ही क्या है, समान है। कोस्ट, 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 कीमत होना। शट, 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 तीनों फॉर्म समान है, तो ये भी इरेगुलर वर्ब का एक प्रकार है। और तीसरा प्रकार इरेगुलर वर्ब का वे क्रिया जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इनको हम, ये भी इरेगुलर वर्ब हैं, अर्थात इनके क्या है, तीनों फॉर्म ही क्या है, अलग अलग हैं। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, स्टील, स्टॉल, स्टॉल, स्टोलन। जैसे ब्रेक मीन्स तोड़ना, फ्रीज मीन्स जमना, स्टील मीन्स चोरी करना। तो इनके तीनों फॉर्म्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं किसके, रेगुलर वर्ब के, अपन को याद रखने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्रियाओं के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पर बीच में दे दी। इस क्रिया टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे किसी वीडियो में अलग दिन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के जो हमारा टॉपिक है टेंस पढ़ना चाह रहे थे हम, तो टेंस जो पढ़ना चाह रहे हैं हम, टेंस की बात कर लेते हैं आज। देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के कितने प्रकार, 3 प्रकार। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। सामान्य हम 3 टेंस पढ़ते हैं। हालांकि जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें फ्यूचर टेंस का वर्णन नहीं मिलता है, उसमें 2 ही टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। दोस्तों समय के हिसाब से देखें तो पहले पास्ट टेंस आता है, फिर प्रेजेंट आता है, फिर फ्यूचर आता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अपन को 3 टेंस पढ़ने हैं। तो 3 टेंसों का सबसे पहले हमको नाम याद रखना है कि 3 टेंस कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब जो तीनों टेंस हैं ये, इन तीनों टेंसों के 4 टेंस और होते हैं। अर्थात जैसे प्रेजेंट टेंस है उसके 4 टेंस, इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो जैसे आप प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग पढ़ने अपन को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस तो पास्ट टेंस के भी 4 भाग पढ़ने, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस के भी अपन कितने भाग पढ़ने हैं, 4 भाग पढ़ने हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम एक टेंस के ही 4 भाग पढ़ेंगे, उसी प्रकार से प्रत्येक टेंस के हम 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस बनाएंगे 4 प्रकार के। ये ध्यान रखना है अपन को। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस पढ़ेंगे हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस के हमको 4 टेंस पढ़ने हैं। उन 4 टेंस में से पहला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसी का नाम है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसी को कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी सबसे पहले यदि हम पहचान की बात करें, देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसकी पहचान क्या होती है। देखो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वाक्यों के अंत में ता है, या तो ये आएगा, या ती है, या ते हैं। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये इनकी पहचान है। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते हैं शब्द आता है, या ताहूँ ऐसा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? ताहूँ, ये भी इसमें आ सकता है। तो अपन को ये याद रखना है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहूँ ये शब्द आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको क्या याद रखना है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे या ताहू आदि शब्द आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे अब देखिए दोस्तों, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पहली प्रकार का सेंटेंस पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि एक ही टेंस के 4 प्रकार के जो वाक्य यानी सेंटेंस जो हैं, 4 प्रकार के सेंटेंस अपन को पढ़ने हैं। तो उनमें से पहला जो प्रकार का सेंटेंस है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। देखो दोस्तों, अब जो अपना स्ट्रक्चर होता है सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, यानी कर्ता। क्या लिखना पड़ता है? कर्ता, सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब्स या अन्य कोई शब्द आता है जो शेष है वो हम लगा देते हैं। यानी सब कर्ता, क्रिया, कर्म अपन को ये याद रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 बातें, इन 3 बातों का जो क्रम है 3 चीज़ों का वो अपन को याद रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO, ये आपको याद रखना है। तो देखो, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ तक ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम वाक्य में कोई एडवर्ब्स आती है या कुछ अन्य आता है तो उसको हम लिख देंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टेंस पढ़ रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला टेंस पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। परीक्षा में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आपने ये टेंस नहीं समझ पाया आप तो फिर आपको टेंस समझ नहीं आएंगे। तो इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, और एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो को रिप्ले करके फिर देखना है। तो दोस्तों, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है SVO, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर शेष अगर बाद में आएगा एडवर्ब तो वो लिख देंगे। अब इसमें अपन को कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक नोट याद रखना है। देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ S या ES जोड़ते हैं। ये अपन को याद रखना है कि यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES जोड़ना पड़ेगा अपन को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है, उसके साथ में S या ES और जोड़ना पड़ेगा। कब? यदि अपना जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो। कैसा नंबर हो? सिंगुलर नंबर हो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं ये समझिए। देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कि जो इसकी बात हम कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये क्या होता है? एक तो होता है ही, एक होता है सी, एक होता है इट, और इनके अलावा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का कोई नाम आ जाए, ठीक है,
यानी एक वचन जहाँ पर हो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ये एस या ईएस साथियों केवल और केवल प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस उनमें ही प्रयोग करना है, बाकी किसी अन्य टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए ही सी इट या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम आता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब दूसरा अपन को क्या याद रखना है कि एस या ईएस का जो प्रयोग होता है ना, अब किस वर्ब के साथ करना है। भाई एस या ईएस का प्रयोग हमने ये तो पढ़ लिया कि यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। अब यहाँ पर बात आ गई कि एस तो किसके साथ में जोड़ें और ईएस किसके साथ में जोड़ें, तो ये समझिए। देखिए यदि वर्ब का अंतिम अक्षर या तो ओ हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो या एस एस हो तब तो ईएस जोड़ना है। तब तो क्या जोड़ना है, ईएस। जैसे अपन ने कहा गो, अब इसके अंत में ओ आ रहा है ना, तो इसमें अपन को ई जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ई जोड़ना पड़ेगा। तो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, एस एच, सी एच या डबल एस हो तब तो ई एस जोड़ना है और बाकी से सभी के साथ एस का प्रयोग करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। यानी वर्ब कौन सी वर्ब के साथ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम एस या एस कैसे जोड़ें। तो अगर वर्ब का अंतिम अक्षर इनमें से कोई सा हो, ओ हो, एक्स हो, एस एच, सी एच या डबल एस, तब तो ई एस जोड़ना है और बाकी के साथ क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन कहें कि भाई ये हमने लिखा कम, अब इनमें से अंत में कोई सा भी वर्ण यहाँ पर नहीं है, ई है, ई यहाँ पर है नहीं, तो केवल एस जोड़ना है। केवल क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। समझ आया। इसके बाद देखिए एक नोट याद रखना, यदि क्रिया स्थिति बता रही हो यानी स्टेट का वर्णन कर रही हो तो इज आर एम का प्रयोग करना होता है। जैसे हम कहें कि भाई वह बालक है, ठीक है, तो ही इज बॉय, तो यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग करना है। इज एक वचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई यदि सब्जेक्ट हो तो एम का प्रयोग करना है। अर्थात आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ में इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर बताते हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपको टेंस की समझ होनी चाहिए कि टेंस की पहचान क्या है, तब जाकर हम टेंस को सही तरह से कर पाएंगे। जैसे मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ, अब अंत में पहचान आ रही है ताहू। क्या गया, ताहू। ये मैंने आपको बताया था कि भाई ताहू, तेहे, तीहे या तीहे आदि शब्द इसके अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे या ताहू आदि शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने पहचान कर ली, ताहू आ रहा है। अब मैंने आपको याद रखा कि आपको ये याद रखना है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या कहते हैं, आई, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, खेलना। वर्ब क्या है, खेलना। खेलने से कहते हैं प्ले। क्या कहते हैं, प्ले। ये प्ले लिख दिया अपन ने। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। यानी खेलता है किसको, क्रिकेट को, तो क्रिकेट का क्रिकेट, ये लिख दिया। इसके बाद क्या बचा वाक्य में, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन को क्या कहते हैं, डेली कहते हैं, तो ये डेली लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये अपना सेंटेंस बन गया, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट डेली। अब आप कहोगे कि हमने एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाया, तो मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग केवल कौन सी स्थिति में करना है, जब अपना जो सब्जेक्ट है ना, यानी ये वाला जो सब्जेक्ट अपना है, अगर ये अपना सब्जेक्ट क्या हो,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और किसी एक वस्तु या व्यक्ति का नाम, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। तो यहाँ पर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही नहीं, सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ते हैं आ गया, तो टेंस की पहचान हो गई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। भाई जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के उदाहरण होते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले अपन को क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, यानी कर्ता क्या है, पक्षी। कर्ता यानी सब्जेक्ट, और कर्ता कौन होता है, जो कार्य करता है। तो अब उड़ता कौन है, पक्षी, तो पक्षी को क्या कहेंगे हम, बर्ड। अब देखिए ये एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है क्योंकि उड़ते हैं तो कर्ता बहुवचन है, बर्ड्स। इसके बाद वर्ब लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, उड़ना, उड़ने से कहते हैं फ्लाई, ये फ्लाई कह दिया। अब आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, ये वाक्य हमने बना दिया, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखो फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन हमने एस या एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो बर्ड्स है ना वो बहुवचन है, जबकि नियम कहता है एस कब लगेगा, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तब लगेगा जब हमारा कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अब ये तो प्लूरल नंबर हो गया। चलिए ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और देखिए अफर्मेटिव, देखो वह किताब पढ़ता है, अब ताहे आ गया, पहचान हो गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो वह, सब्जेक्ट क्या आएगा, वह को कहते हैं ही, लिख दिया। वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने से कहते हैं रीड, ये रीड लिख दिया। इसके बाद किताब, ए बुक को, ये लिख दिया। लेकिन अब एक विशेष बात ध्यान रखनी है अपन को यहाँ पर, कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमको एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एस। और एस क्यों जोड़ना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति वस्तु का नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अब ते हैं आ गया पीछे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है उसकी पहचान क्या है, कि वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, ते हैं या ताहू आदि शब्द आते हैं। तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, हम, हमको कहते हैं वी, ये वी लिख दिया हमने। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाने से क्या कहते हैं, गो, ये लिख दिया फर्स्ट फॉर्म। अब विद्यालय, टू। इसके बाद स्कूल। अब बचा हमारे पास प्रतिदिन, इसको कहते हैं डेली या एवरीडे, वो लिख देंगे। ये हो गया हमारा वाक्य बन गया, वी गो टू स्कूल डेली। अब गो के साथ में एस एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये वाला, ये क्या है, ये प्लूरल में है, यानी बहुवचन है, सिंगुलर नंबर नहीं है और थर्ड पर्सन भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एस या एस नहीं लगाया। तो साथियों आपको समझ आ रहा होगा, ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी नकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अभी इससे पहले हमने सकारात्मक वाक्य पढ़े, अब हम नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। देखिए नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक का मतलब जिसमें नोट का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, नोट का, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें क्या होता है, नहीं आता है। क्या आता है, नहीं। देखिए आपको याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता यानी नो, नोट का प्रयोग होता है। अब दोस्तों इसके वाक्य की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी, वाक्य कैसे बनेगा, देखो मैंने आपको बताया 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एस वी ओ, इनका क्रम तो यही रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, लेकिन अब यहाँ पर नोट, हमें पता है कि जो वर्ब है उसके सबसे पहले नोट आएगा, नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू डज। हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डू और डज का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि
नॉट का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या आएगा इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज आएगा। क्या आएगा, डू या डज में से एक आएगा। उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो एडवर्ब्स वगैरह आते हैं वो अपन को लगाने हैं। सब्जेक्ट, डू डज में से कोई एक, फिर नॉट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। देखिए अब आपको समझना है डज का प्रयोग कहाँ करना है। अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। तो डज का प्रयोग देखो, डज में ये सारा है पीछे, तो आपको याद रखना है जिन सब्जेक्ट की वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग करना है। अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्थात अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही सी इट या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, तब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, और उसके साथ में ही हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो अगर डू जो है या तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी, या सेकंड पर्सन होना चाहिए, और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। क्या होता है, यू। या फिर जो सब्जेक्ट है ना वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल का मतलब बहुवचन होना चाहिए। उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब तो डज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण करते हैं हम, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। देखो पहचान तो सिंपल प्रेजेंट की, ये वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये देखो सबके अंत में ये आ रहे हैं। लेकिन अब इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो सकारात्मक वाक्य थे, यानी उनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। अब हम पढ़ रहे हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग इसमें होता है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, पक्षी। पक्षी को कहते हैं बर्ड। अब चूंकि ये प्लूरल है, उड़ते हैं, इससे पता लग रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर वर्ब उड़ना, लेकिन उससे पहले हम नहीं भी आ रहा है, नहीं उड़ना, और नहीं आएगा तो डू डज का प्रयोग होगा। अब डू डज में से किसका प्रयोग करेंगे हम, ये डू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे डू का प्रयोग, क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट वो प्लूरल है। इसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, ये नोट का प्रयोग। इसके बाद में उड़ना, फ्लाई, किसका प्रयोग करेंगे, फ्लाई। आकाश में इन द स्काई, इन द स्काई, ये अपना सेंटेंस बन गया, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। देखो अब बर्ड्स बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। अगर एक वचन होता तो डज का प्रयोग कर देते यहाँ पर, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो हम डज का प्रयोग करते, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं किया। अगला वाक्य, वह विद्यालय नहीं जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है, वह को कहते हैं ही, नहीं जाना। अब डू डज में से किसका प्रयोग करें, देखो ही आ रहा है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग। इसके बाद फिर नहीं जाना, नॉट गो। विद्यालय, टू स्कूल। अब किसी स्थान पर जाते हैं टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम गीत नहीं गाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वी। अब वी के साथ में डू का प्रयोग, फिर नॉट। गाते हैं, गाने कहते हैं सिंग, और गीत को कहते हैं ए सॉन्ग, ये ध्यान रखना है आपको। तो वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया। अब ये हैं कौन से वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। अब तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस हैं विद्यार्थी, वो हम पढ़ेंगे
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब है कि जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वो प्रकार। देखिए अब आपको याद रखना है कि प्रश्न भी दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? दो प्रकार से। एक तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे बनते हैं WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसे प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू कौन से प्रश्न होते हैं ये भी समझ लीजिए। तो ऐसे प्रश्न जिनके प्रारंभ में क्या आता है। कौन सा शब्द आना चाहिए? क्या। अगर किसी प्रश्न के स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में क्या शब्द का प्रयोग होता है तो वो वाक्य निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा। समझ आई बात? यानी कि ऐसा कोई प्रश्न जिसके प्रारंभ में क्या शब्द आता है या अंत ही अंत में भी आ जाता है कई बार, तो वो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनेगा जैसे। और अब हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले क्या जाएगा? डू डज। अब देखिए हमारा जो नियम चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या करना है अपन को? केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है, बाकी नियम वही है। देख लो, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, ठीक है। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में? डू डज। तो डू डज को पहले लगा देना है, बाकी वाक्य का क्रम वही रहेगा। देखिए अब सबसे पहले डू डज। अब डू डज किसके अनुसार आते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से देखो, इसमें सब्जेक्ट पक्षी है। अब पक्षी के हिसाब से ये बहुवचन है यहाँ पर, तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम? डू का प्रयोग करेंगे। तो डू। अब सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? पक्षी, बर्ड्स। ये बर्ड्स लिख दिया हमने। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? उड़ना यानी फ्लाई। इसके बाद क्या बचा अपने पास? आकाश में, तो इन द स्काई। इन द स्काई ये वाक्य बन गया। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या वह अपना पाठ याद करती है। अब फिर क्या गया? तो डू डज। अब डू डज किसके हिसाब से लगेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। अब वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग। डज ही, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब क्या है? याद करना। याद करने से कहते हैं लर्न। लर्न। अपना पाठ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक मिनट, सॉरी, याद करती है, ये सब्जेक्ट अपना सी आएगा। क्या आएगा? सी। क्यों? क्योंकि याद करती है, लड़की के लिए आ रहा है, स्त्रीलिंग है इसलिए सी आएगा। लर्न। अपना पाठ, हर लेसन। क्या हो गया? हर लेसन, ये हो गया, ठीक है। डज सी लर्न हर लेसन। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक भी कैसा? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इसके बाद हम दूसरे प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और दूसरे प्रकार के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, वह हैं WH वर्ड वाले। अब WH वर्ड का मतलब क्या होता है? WH वर्ड का मतलब होता है ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो W या S से शुरू होते हैं, जैसे वाई, वाट, हु, होम, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच। ये सारे क्या हैं? WH वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो अब अपन को देखना है कि ये WH वर्ड जो हैं ये सारे वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। अर्थात शुरू में नहीं आएंगे, लास्ट में नहीं आएंगे। देखो जैसे क्यों आ गया इसमें, शुरू में नहीं है और लास्ट में नहीं है। यानी प्रश्नवाचक जो शब्द है वो प्रारंभ में या लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये कब आ गया, ये भी इस प्रारंभ में या लास्ट में नहीं है। सिंपल प्रेजेंट की पहचान मैंने आपको बता रखी है। वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे या ताहू शब्द आते हैं। देखो ताहे आ रहा है, तेहे आ रहा है, ठीक है। अब प्रश्न बनाते हैं। देखो तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा। अपना नियम ये लिख रहा है यहाँ पर, स्ट्रक्चर लिखी हुई है WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या है? क्यों। अब क्यों आ रहा है तो इसे, अगर ये क्यों आ रहा है तो अब हम बात करते हैं इस क्यों को क्या कहते हैं। अब आपको पता है क्यों से क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई कहते हैं, WHY। इसके बाद अब डू डज का प्रयोग करो आप। अब डू डज का प्रयोग करेंगे हम। तो देखो
अब वो सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज होता है, तो सब्जेक्ट अपना क्या है वह, तो वह के हिसाब से क्या आएगा डज आएगा, क्या आएगा डज। इसके बाद ये सब्जेक्ट लगा दो वह को कहते हैं ही, ये लिख दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जाना, जाने से कहते हैं गो, क्या कहते हैं गो, ये गो लिख दिया। इसके बाद शहर, शहर को कहते हैं सिटी, लेकिन उससे पहले टू लगाएंगे। टू क्यों लगाएंगे, गो टू सिटी या गो टू द सिटी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब दूसरा वाक्य देखिए, हम गीत कब गाते हैं। अब इसमें आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द कब, कब से कहते हैं वैन, क्या कहते हैं वैन, WHEN वैन। अब डू डज में से हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम के हिसाब से डू लगेगा, क्या लगेगा डू। अब सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है वी यानी हम। इसके बाद गीत, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गाना, गाने से कहते हैं सिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है गीत, गीत को कहते हैं ए सॉन्ग। और पीछे क्या लगाना है प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द इस प्रकार से लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो व्हेन डू वी सिंग ए सॉन्ग, पीछे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से बनने वाले। दोस्तों अब अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि जो सकारात्मक सूचना वाले वाक्य होते हैं ना, सकारात्मक सूचना वाले वाक्य, उनमें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक सूचना हो कोई, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन अगर अपना जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हु आता है, WHO हु मीन्स कौन, वो अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे अपन। जैसे जीवन में असफलताएं कौन चाहता है, मैं केवल इसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अब देखो कौन का मतलब होता है हु, वांट्स। अब देखो हु के बाद यहाँ पर डू डज नहीं लगाया मैंने, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सकारात्मक सूचना है। हु वांट्स फेलर इन लाइफ, जीवन में सफलताएं कौन चाहता है, हु वांट्स, सीधा अपन ने वर्ब लिखी यहाँ पर, ठीक है। अर्थात सकारात्मक सूचना, नकारात्मक नहीं है। अगर सकारात्मक है और प्रश्नवाचक शब्द हु आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम सिंपल प्रेजेंट के 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमने 2 प्रकार के पढ़े, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाना और WH वर्ड से प्रश्न बनाना। अब हम सिंपल प्रेजेंट का चौथा प्रकार का वाक्य पढ़ेंगे जिसका नाम है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी कि नकारात्मक प्रश्न। कैसा प्रश्न होना चाहिए, नकारात्मक। अब प्रश्न तो होना चाहिए लेकिन साथ में वो नकारात्मक होना चाहिए। अब नकारात्मक का मतलब नहीं आना चाहिए, यानी प्रश्न भी हो और उसमें नोट का प्रयोग भी हो जाए, उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अब अपन को देखो, अब हमने पहले पढ़ा कि वे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न बनाएंगे हम सबसे पहले। देखो अब हम इसमें नोट का प्रयोग करेंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब्स आएगी, ठीक है। केवल इसमें हमने नोट का प्रयोग और जोड़ दिया है, उससे ज़्यादा वही नियम है। नियम आप एक बार याद कर लोगे तो वही आपके काम आएगा। देखिए जैसे अब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू कौन सा होता है, जिसके प्रारंभ में क्या आता है, जिसके प्रारंभ में या अंत में क्या शब्द आएगा वो किससे प्रारंभ होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब इसकी पहचान हो गई, ताहूँ, तहें, तीहें, ये शब्द आएंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट है। अब प्रारंभ में क्या आ गया तो डू डज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो देखो अब इसमें सब्जेक्ट में है, मैं के हिसाब से क्या आएगा, डू आएगा। तो डू आई नॉट लाइक डार्कनेस, डू आई नॉट लाइक डार्कनेस। अब ये प्रश्न भी है और इसमें नॉट का प्रयोग भी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम,
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब दूसरा देखिए, क्या मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूँ। अब देखिए, अब डू डज में से क्या आएगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ रहा है यानी आई आ रहा है, तो आई के साथ में डू आता है। तो डू आई नॉट रिटर्न होम अर्ली, तो ये हो गया। अर्थात नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव तो हैं लेकिन उनमें नेगेटिव और जोड़ दिया, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न है जो कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैं। इसके बाद WH वर्ड वाले नेगेटिव इंटेरोगेटिव कौन से हैं, देखो उनमें में कितना अंतर, नियम वही है। यहाँ अब इसमें आगे आगे WH वर्ड और जोड़ दिया बस, बाकी तो नियम वही है। WH वर्ड डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है। वाक्य देखिए, आप क्या नहीं चाहते हैं। अब मैंने आपको बताया जो प्रश्नवाचक शब्द है ना वो बीच में आना चाहिए, अर्थात आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। तो अब ये न तो आगे है न पीछे है। तो देखिए, अब इस क्या से क्या कहते हैं, वाट, ये वाट लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट क्या है अपना, आप यानी यू, यू के हिसाब से डू आएगा। अब सब्जेक्ट लगाओ यू, इसके बाद में देखो नोट लगाना है, तो ये नोट लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहना, उसको कहते हैं वांट, ये वांट लगा दिया। अब आगे वाक्य में कुछ बचा नहीं है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा वाक्य देखिए, आप किससे नहीं मिलना चाहते हैं। अब देखो किससे, ये इसका प्रश्नवाचक शब्द है। अब प्रश्नवाचक शब्द को आगे आगे लिखो, इसको कहते हैं होम, WHOM, होम। होम मीन्स क्या होता है, किससे। इसके बाद अब वो हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है। सब्जेक्ट क्या है, आप, आपको कहते हैं यू, यू के हिसाब से डू आएगा, तो डू लिख दिया। अब सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है यू, इसके बाद नोट लगाओ, ये नोट लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मिलना चाहना, अब वांट, फिर मिलना टू मीट, ये लगा दिया अपन ने। देखिए इसमें दो क्रियाएं आ रही हैं, मिलना और चाहना। जब दो क्रियाएं आती हैं ना तो मुख्य क्रिया जो है वो तो पहले लिखते हैं और जो बाद वाली क्रिया है ना उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात अब यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में विशेष रूप से यहाँ से ही पूछे जाते हैं। देखिए, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन बातों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 ध्यान से समझना, सबसे पहले विद हैबिचुअल या रेगुलर एक्शंस, यानी कि ऐसी हमारी या तो आदतें, आदतन कार्य या नियमित कार्य, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी आदतन कार्य हो या कोई नियमित कार्य हो, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रतिदिन का नियमित कार्य हो गया, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे श्याम गोज टू स्कूल डेली, श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब ये हैबिचुअल है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हैबिचुअल है तो पक्षी आदतन कार्य करते हैं, तो इसलिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। ये हुआ पहला प्रयोग कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसका हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे, हैबिचुअल या रेगुलर एक्शंस के लिए करते हैं। दूसरा प्रयोग देखिए कि दूसरा प्रयोग हम इसका कहाँ करते हैं। दूसरा प्रयोग करते हैं विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स, इसको ध्यान समझना है। फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स यानी ऐसे कार्यक्रम जो घटित तो होंगे फ्यूचर में यानी भविष्य में, लेकिन वो प्लान्ड है, उनकी योजना बना ली गई है। अर्थात योजना बना ली गई है लेकिन वो घटित कब होंगे, फ्यूचर में होंगे। जैसे प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे। अब प्रधानमंत्री भविष्य में आएंगे यानी कल आएंगे, लेकिन उसकी योजना बन गई, भाई योजना बन गई कि कल आएंगे, तो आएंगे तो भविष्य में यानी घटित तो होगा फ्यूचर में, लेकिन वो प्लान्ड है पहले से ही, तो इसलिए द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। अगला उदाहरण देखिए, रमेश अगले माह सेवानिवृत्त होंगे। अब देखिए सेवानिवृत्त कब होंगे,
अगले माह यानी फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में, लेकिन पता है पहले से ही, प्लान्ड है, ठीक है। तो रमेश रिटायर्स, अब देखो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसके साथ में एस लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ अगले महीने, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा प्रयोग हमने किया कि सिंपल प्रेजेंट का फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स के लिए, अर्थात ऐसे कार्य जो भविष्य में घटित होंगे लेकिन वो प्लान्ड है यहाँ अभी वर्तमान में ही। तीसरा प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सच्चाई के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। सार्वभौमिक सच्चाई कि जो सच्चाई, ऐसी सच्चाई जो पहले भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगी, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सच्चाई। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया, यानी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरा प्रयोग देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि सूर्य हमेशा पहले भी पश्चिम में अस्त होता था, आज भी अस्त पश्चिम में होता है, आगे भी पश्चिम में ही अस्त होगा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सच्चाई है। और सार्वभौमिक सच्चाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग देखिए नंबर 4, विद कोटेशंस, प्रोवर्ब्स एसेट्रा। कुछ कोटेशंस का मतलब होता है कहा, कोटेशंस का मतलब होता है कथन। जो कथन होते हैं या प्रोवर्ब्स होती हैं, उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? उनके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी कोटेशंस है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएगी। या कोई प्रोवर्ब्स है यानी कि जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे होते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, गांधी सेज, गांधी जी कहते हैं। अब क्या कहा? ये उनका कथन है, ये यहाँ से और यहाँ तक का उनका कथन हो गया। अब कथन आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो, इसमें इस का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू, अहिंसा ही सर्वोत्तम गुण है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, ग्लिटर्स, ये देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि ये प्रोवर्ब है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो ये प्रोवर्ब्स हो गई। इसलिए किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ करते हैं देखिए, विद इनहेरेंट क्वालिटीज़। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, क्वालिटीज मतलब गुण, यानी जन्मजात जो गुण होते हैं उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, जन्मजात है, ये क्या है? जन्मजात है। जो माँ है वो जन्म से ही बच्चों से प्यार करती है, जन्मजात गुण हो गया। तो जन्मजात गुण के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब नंबर 6, विद साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। मतलब कोई वैज्ञानिक अगर थ्योरी है, ठीक है, सिद्धांत है, कोई धार्मिक सिद्धांत या थ्योरी है, या फिर कोई अन्य कोई थ्योरीज या प्रिंसिपल यानी सिद्धांत हैं, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे विज्ञान कहते हैं वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब ये कैसी सिद्धांत है? वैज्ञानिक थ्योरी है, ये विज्ञान कहता है इस चीज़ को। दूसरा देखो, ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। देखो फिक्स है, निश्चित है। गॉड डज नॉट टेक बर्थ, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। ये क्या है? ये स्पिरिचुअल थ्योरी है, धार्मिक सिद्धांत है ये, ठीक है। तो धार्मिक या वैज्ञानिक जो सिद्धांत या थ्योरीज होती हैं उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग देखिए 7वां, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। अगर आपने कभी अंग्रेज़ी भाषा का अखबार देखा हो तो उसकी जो हेडलाइंस होती है ना, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी होती है, अर्थात उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आती है। देखो जैसे पोल्यूशन इंक्रीजेज, अब देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ में ऐसे लग रहा है
पोल्यूशन इंक्रीजेज प्रॉब्लम्स, प्रदूषण समस्याएं बढ़ाता है। अब यहाँ पर ये अखबार की हेडलाइन है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है। 8वां प्रयोग देखिए सिंपल प्रेजेंट का, लाइव कमेंट्री। आपने मैच सुने होंगे, देखे होंगे, जब लाइव मैच होते हैं तो उनकी जो कमेंट्री आती है, उस कमेंट्री में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। लाइव कमेंट्री यानी रनिंग कमेंट्री जो होती है, जैसे द बॉलर बॉल्स बट बैट्समैन हिट्स ए फॉर, बॉलर बॉल फेंकता है और लेकिन बैट्समैन में उस पर चौका मार दिया। अब देखो यहाँ पर बॉल्स फर्स्ट फॉर्म, हिट्स फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो लाइव कमेंट्री कहीं पर होती है या रनिंग कमेंट्री जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग देखिए, विद वर्ब्स ऑफ इमोशन। अब आपको कुछ विशेष बातें और ध्यान रखनी। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इमोशन को दर्शाती हैं, यानी भावनाओं को दर्शाती हैं। अब भावनाओं को दर्शाने वाली क्रियाएं जो होती हैं ना, उनको हम सामान्यतया सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जैसे लव, लाइक, वांट, एंगर, फियर, हेट, डिज़ायर, होप, विश, माइंड, प्रेफर। ये सारी जो वर्ब हैं, इन वर्ब का आपको ध्यान रखना, ये भावनात्मक क्रिया है, यानी इमोशनल वर्ब हैं ये। तो इमोशनल वर्ब जो होती हैं उनको सिंपल प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, जैसे सी लव्स हर चिल्ड्रन वेरी मच। लव्स, अब देखो लव आ गई, तो ये लव क्या है, ये भावनात्मक क्रिया है, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया। ही होप्स, अब होप आ गया, होप भी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि होप भी क्या है, देखिए होप ये भावनात्मक क्रिया है। आई हेट हर, अब देखो हेट भी क्या है, भावनात्मक क्रिया है। तो जितनी भी इमोशनल वर्ब होती हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ लेते हैं। 10वां प्रयोग देखिए, अब वर्ब होते हैं कुछ कॉग्निशंस वर्ब ऑफ कॉग्निशन, यानी संज्ञानात्मक क्रियाएं। तो संज्ञानात्मक जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञानात्मक क्रिया कौन से होते हैं, जैसे नो, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट। ये सारी जो वर्ब हैं ये संज्ञानात्मक क्रिया कहलाती हैं, कॉग्निशंस वर्ब कहलाती हैं। तो इन वर्ब्स को भी हम सामान्यतया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे डू यू बिलीव इन फेट, अब देखिए बिलीव आ गया तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। आई नो हिम वेरी वेल, नो आ गया तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। तो सामान्यतः हम बात कर रहे हैं कि इनको हम किस में लिखते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाओं को भी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। अगला प्रयोग देखिए, अगला प्रयोग कहता है कि विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, अवबोधनात्मक क्रियाएं जो होती हैं, परसेप्शनल वर्ब जो होती हैं अवबोधनात्मक। अब परसेप्शनल जो वर्ब है वो कौन कौन सी है, एक तो सी, वॉच, फील, नोटिस, हियर, स्मेल, टेस्ट इत्यादि। ये वर्ब ऐसी हैं जो कि अवबोधनात्मक हैं, इनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे डू यू फील बेटर नाउ, अब फील आ गया तो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। आई नोटिस लव इन हर आइज, अब देखो नोटिस आ गया, फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है और कोई सी फॉर्म नहीं लिखनी है इसमें, यहाँ पर अगर हम अवबोधनात्मक क्रियाएं का प्रयोग कर रहे हैं तो। 12वां प्रयोग देखिए, विद सम मिसलेनियस वर्ब, कुछ अन्य क्रियाएं हैं विभिन्न प्रकार की जिनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैसे मैटर, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, अपीयर, सीम और डिजर्व। ये जो वर्ब है इनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। जैसे सी अपीयर्स, अब अपीयर्स यहाँ पर जो है, अपीयर्स क्या है, ये इसमें से देख लीजिए, अपीयर यहाँ पर लिखा है हमने, तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा द बोतल कंटेंस, अब कंटेंस आ गया तो कंटेन को भी हम किस में लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं, ये सारी जो हमने लिखी हैं इनको भी हम फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगला देखिए, इन कंडीशनल इम्पेरेटिव, कुछ वाक्य कंडीशनल और इम्पेरेटिव होते हैं, यानी कि शर्त वाले वाक्य और इम्पेरेटिव आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं वो, उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। जैसे वर्क हार्ड, अब यहाँ पर ये वर्क फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर ये देखिए वांट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए वर्क हार्ड, इफ से पता लग रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल यानी शर्त वाले वाक्य। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस, अगर आप सफलता चाहते हैं तो कठोर मेहनत करिए। ऐसे डोंट मेक ए नॉइज,
ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ये आ गई मेक, ठीक है। तो इस प्रकार से तो दोस्तों अब हमने इसका प्रयोग कर दिया। ये हमने पढ़ा दोस्तों कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ा। और प्रेजेंट टेंस की क्लास फर्स्ट में आज हमने टेंस जो पढ़ा था वो टेंस कौन सा पढ़ा, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा। कौन सा पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हमको प्रेजेंट टेंस के 3 टेंस और पढ़ने हैं। तो साथियों इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसके 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े, साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है उनको जाना और समझा। तो साथियों आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बात आपसे फिर कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको टेंस की जो समस्या है वो बिल्कुल आपकी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।